नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है और इसमें लगभग 17 लाख से 18 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और इसके लिए जो है ऐसे कुछ ही छात्र हैं, देखिए बहुत सारे छात्रों का 99 परसेंटाइल आया है, लेकिन आपको अभी तक किसी का मार्क्स 90 से एबव कम देखने को मिला होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे छात्र से बात करने वाले हैं जिनका यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्ज़ाम में जो रॉ मार्क्स है वो 92.76 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। कुछ ही छात्र के इतने परसेंटाइल होंगे। यदि हम इनके परसेंटाइल की बात करें तो इनका परसेंटाइल है 99.99। अगर रैंक जारी हुआ होता तो निश्चित तौर पर इनका टॉप 50 या टॉप 100 में जो है ज़रूर आता। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं। इन्होंने किस प्रकार से रणनीति बनाई एग्ज़ाम की उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने कैसे तैयारी की और आगे के लिए क्या तैयारी का इनका अनुभव हो सकता है, पूरी बात जानने वाले हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले इतने से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कमलेश शुक्ला है और मैं बस्ती ज़िले का निवासी हूँ। और आप लोगों से इससे पहले भी भेंट हो चुकी है और ये मेरा सौरभ भाई के साथ तीसरा या चौथा वीडियो है। ठीक हो गया। तो ये कमलेश शुक्ला जी हैं जो कि बस्ती के रहने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने अच्छा स्कोर हासिल किया है। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपने कितने दिन पहले तैयारी की थी, क्योंकि देखिए जो इसका सिलेबस था वो काफ़ी वाइड था, यानी कि इसमें जीके भी था, साइंस भी था, मैथ भी था, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सब कुछ इसमें था। तो क्या इसके लिए आपने कोई अलग से तैयारी की या फिर आपने जिन एग्ज़ाम की तैयारी की थी उससे आपको इसमें सहायता मिली? मैं कोई अलग से तैयारी तो नहीं किया था, जो पहले से था उसी के माध्यम से मैं इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 5-5 क्वेश्चन करके कई सब्जेक्ट से भी आने थे क्वेश्चन। तो इसमें मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान जो 20 नंबर का सारणी का क्वेश्चन था मैथ का, हाँ। 5 नंबर की मैथ सबसे आने वाली थी और 5 नंबर की रीजनिंग। तो मैंने ज़्यादा फोकस इस पे ही किया कि इसको नहीं गलत करना है और इसमें 100% नंबर आने के चांसेस थे। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से किया। मेरा इसमें 30 में 30 सारे क्वेश्चन सही थे। और उसके बाद फिर जीके के बारे में बताइए, सामान्य ज्ञान के बारे में। नहीं, मैं इधर का सेक्शन पहले कंप्लीट कर हाँ, लेता हूँ। ठीक। फिर उसके बाद 5 नंबर इंग्लिश के आए थे, तो इंग्लिश मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, तो इंग्लिश उसकी काफ़ी ज़्यादा इजी थी, तो वो 5 के पाँचों सही हो गए थे। फिर उसके बाद हिंदी में मेरा जो 10 क्वेश्चन था, उसमें हिंदी से 20 क्वेश्चन आने थे, उसके मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए थे। और जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, जो अर्थ बताने वाला था, उसमें 2 क्वेश्चन मेरा गलत गलत हो गया था। और जीके की बात करें तो जीके में करंट उसमें ज़्यादा मतलब योगदान था करंट का। तो करंट में मैंने 10 क्वेश्चन आए थे करंट के, मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, 8 सही थे, एक गलत थे। मैंने कुल 99 अटेम्प्ट किए थे और 99 में मेरे 94 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, जिसमें से एक पॉलिटी का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, आप बता सकते हैं वो अगर याद हो? मुझे याद है सैनिटाइजेशन से आया था, तो राज्य सूची का विषय, तो मैंने सोचा हाँ, सैनिटाइजेशन चल रहा है तो समवर्ती सूची का विषय होगा। वो मैंने पढ़ा नहीं था कभी, तो इसलिए कंफ्यूजन में। कन्फ्यूजन में ये हो गया। और एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बात ये चल रही थी कि उसको सैनिटाइजेशन को समवर्ती सूची में डाला जाए, तो ये मुझसे गलती हो गया था। एक आया था सीआरआर का कोई क्वेश्चन था बैंक के लिए, हाँ। तो वो मेरा गलत हो गया था। 2 क्वेश्चन मेरे हिंदी के गलत हो गए थे और एक क्वेश्चन मेरा करंट का गलत हो गया था, जो कन्फ्यूजन में थोड़ा लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में था, वो मेरा गलत हो गया था। यही 5 क्वेश्चन गलत थे मेरे। तो देखिए, कभी कभी ऐसा एग्ज़ाम में होता है कि जो हमको प्रश्न आता है हम उसमें भी गलती कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा कि पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन पेपर बहुत मुश्किल न होने के बाद भी जो है बहुत कम ऐसे छात्र हैं जो कि 90 प्लस स्कोर कर पाए हैं। तो आसान पेपर था, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 में से 100 कर सकते हैं। आपको उसमें भी जो है ध्यान से अपना प्रश्न जो है सॉल्व करना पड़ता है। तो अब सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके बाद जो अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए अगर हम किस प्रकार से तैयारी करें, आप उसके थोड़ा सिलेबस के बारे में बताइएगा, जो कि पुराना सिलेबस है लेखपाल का, और उसकी हम कितने दिन में तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि उसमें जो है कुछ फ़ायदा हो पाए हमें। जैसे लेखपाल के लिए तो सुन रहे हैं कि वैकेंसी 8,000 पहले से है, शायद कुछ बढ़ने वाली है, क्योंकि अधियाचन 3 साल पुराने का माना गया है और कुछ प्रमोशन भी हो, तो उम्मीद यही है
कि 10,000 प्लस या 10,000 तक काफ़ी बड़ा वैकेंसी मौका आ रहेगा। सकती है। हाँ, तो उसमें हमें यही ध्यान रखना है कि पहले बात तो सिलेबस अपना जो दें, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। पुराना सिलेबस बता दीजिए पुराना कि सिलेबस 25 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न हिंदी के, 25 25 प्रश्न मैथ सामान्य ज्ञान के, के, 25। 25 मैथ के और 25 ग्राम समाज विकास के हाँ, तो इसमें ज़्यादातर यही रहेगा कि जैसे हिंदी में आप 25 के 25 कर सकते कर हैं। सकते हैं। ग्राम समाज में आप रट के या फिर पढ़ के किसी तरीके से उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर किसी को मैथ आता है या फिर उसके ऑप्शन से भी लगाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें 25 में 24, 25 या 23 तक कर सकते हैं। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। आपने लगभग इसके लिए पीटी की तैयारी के लिए लगभग दिन में आपका शेड्यूल क्या था, टाइम टेबल क्या था, यानी कि आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? आपकी मतलब कि पूरी रणनीति क्या थी, किस प्रकार से आपने तैयारी किया था पेट के लिए? थोड़ा सा देखिए, विस्तार से बताइए। सच बताएं तो कोई ऐसी खास रणनीति नहीं थी। हाँ, ना कोई ऐसा था कि मैं 10 घंटे क्योंकि 12 सबकी घंटे, रणनीति अलग अलग होती है। हाँ, 10 घंटे आपने 12 घंटे या 8 घंटे ऐसा कुछ पढ़ता था। मुझे लगता था कि 4-5 घंटे या कैसे ही हो जाता था, कभी नहीं हो पाती थी पढ़ाई। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, था दिन अच्छा और आ गया नंबर, जो किया वो सही निकल गया, बस ये समझिए। देखिए ये बात करने का ये भी उद्देश्य है कि देखिए सबकी रणनीति अलग अलग होती है। हर छात्र का व्यक्तिगत जीवन अलग होता है और हर छात्र की समस्याएं भी अलग होती हैं। तो आपको रणनीति अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी कमजोरी को जानते हैं, आप अपनी ताकत को भी जानते हैं। तो अपनी कमजोरियों को दूर करिए और ताकत पे विश्वास रखिए, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। अब हम इनसे बात करते हैं कि ये तो एग्ज़ाम है, मान लीजिए ये कोई वैकेंसी नहीं थी, ये एक प्रारंभिक परीक्षा थी। इसके बाद में जो है कई मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आप ये बताइए कि इससे पहले ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम थे जिसमें आपको उम्मीद है कि आपने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है और आपको अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है? ऐसा कौन सा एग्ज़ाम आपने इससे पहले अभी दिया है? अभी तो फ़िलहाल 2016 का जूनियर असिस्टेंट है, जिसमें भी 15 सितंबर को शायद इंटरव्यू था मेरा। वो उसमें भी उम्मीद है कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। फिर 2019 का जूनियर असिस्टेंट, वो तो आपके साथ ही है, जी बिल्कुल। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसमें हो सकता है। फिर एनटीपीसी का मेंस प्री निकल जाएगा, प्री हो मेंस गया देना है। है मुझे। प्री में मेरा ज़्यादा नंबर नहीं है, 72-73 नंबर शायद बन रहे हैं, 72-73 क्वेश्चन सही हैं। और इससे पीईटी से ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ये था कि हाँ इसमें अगर अच्छा कर ले जाएंगे तो एक साल के लिए तो 1 साल के लिए कोई भी वैकेंसी आएगी, चाहे कम पोस्ट होगा, तो उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसलिए जो थोड़ा ज़्यादा इस पर ध्यान था। तो देखिए इन्होंने 2016 में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ था और उसमें उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो 2019 में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है इन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया है। तो हम दोनों लोग जो है इसमें साथ ही में टाइपिंग देने गए थे और साथ ही में क्वालिफाई भी हुआ था और उसके भी रिजल्ट का इंतज़ार है। अब हम इनसे बात करते हैं। देखिए अभी आगे आने वाले समय में आपका यूपी पीएससी का आरओ एआरओ की भी एग्ज़ाम होने वाली है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है कि आरओ या एआरओ को जो है क्वालिफाई करना। तो आरओ एआरओ में देखिए करंट अफेयर और हिंदी, ये दोनों चीज़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए कि करंट को कैसे पढ़ा जाए, रेगुलर पढ़ा जाए, वीकली पढ़ा जाए, मंथली पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि उसको हम अपने दिमाग में उसको याद भी कर सकें और समय आने पर जो है उसको एग्ज़ाम में हम अप्लाई भी कर सकें। तो करंट अफेयर के बारे में बताइए, तैयारी कैसे करें, आपने तैयारी कैसे किया था? देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में तो ये बताएंगे कि उत्कर्ष क्लासेज में कुमार गौरव सर हैं, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि उन्हीं की वजह से जो मेरा ये इसमें पीईटी में 92.75 नंबर है, तो ये उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने इतनी बार चीज़ें पढ़ाई रटाई कि वो हमेशा याद रहा। मुझे याद है कि अक्टूबर 2020 से मैंने पर डे उनकी क्लास ली है और उसका ये इम्पैक्ट पड़ा है कि करंट और स्टैटिक जीके ये दोनों मेरे बहुत अच्छे पक्ष रह गए कि मतलब जो क्वेश्चन छोटे मोटे होते हैं जहाँ पे गलती करने के चांसेस भी रहते हैं, तो वो उनके पढ़ाने की वजह से कभी गलत नहीं होता है मेरा। और मेरा इसमें इतना अच्छा स्कोर गया है तो उनकी चक दे इंडिया सीरीज़ थी, शायद 7-8 क्लासें थी, 8 क्लासें थी, उसको देखा था। फिर उसके बाद उन्हीं की थी 7 फेरा सीरीज करके चलाए थे जीके के लिए और करंट के लिए, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और उसके बाद फिर उन्हीं के क्लासेस से मैंने मतलब ज़्यादा फोकस किया और उसी की वजह से इतने ज़्यादा नंबर मेरे उठे हैं, बने हैं। और फिर
आपने रेगुलर नोट्स भी बनाया था? हाँ, मैं पर डे जो क्लास में कराते थे वो पर डे सुबह 6 बजे से 7 बजे से पढ़ाते थे। जी। तो मैं तुरंत तो नहीं कर पाता था, लेकिन ऑफलाइन होके मैं पर डे उनकी क्लास किया हूँ। जी। और उसी की वजह से जितने सूचकांक हैं या फिर जितनी राजधानियां हैं, यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की वजह से पता चला है मुझे। और उसके बाद उनसे पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता था कि वो चीज़ें रट जाती थी रिवीजन वो। हो जाती हैं। हाँ, कोई भी मान लिया वो तुरंत किसी चीज़ के बारे में बताएं, फिर उसको फिर दोबारा ही बताते थे। तो वो कभी ऐसा नहीं होता था कि मुझे पता नहीं है। और कोई मान लिया किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन आते हैं, तो अगर मुझे उस उत्तर का ऑप्शन नहीं पता है तो 3 मुझे पता रहते थे, तो 3 मैं एलिमिनेट करके फिर अगले पे टिक कर देता था। तो इसकी वजह से भी मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है उनके। कहते हैं ना कि जख्म कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आपको तैयारी करते रहना है और अपने आप को जो है कम नहीं समझना है। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि कुछ छात्र ऐसे बोलते हैं कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए? क्या सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोचिंग करना क्या ज़रूरी है, या फिर स्वाध्याय से क्या एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? इसके बारे में आप अपनी जो है राय बताएं। नहीं, कोचिंग करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है कि हाँ, हमें जाना है, हमें कुछ बच्चों के साथ बैठना है, तो एक कंपटीशन की भावना रहती है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग ऑफलाइन होना ज़्यादा अच्छा है, या फिर ऑनलाइन हो तो वहाँ पे कंपटीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है कि हाँ, हम दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं। तो ये होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्वाध्याय से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वे में जाएगा वो, मतलब कोचिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, अब समय ऐसा आ चुका है कि कोचिंग की आवश्यकता खास नहीं रह गई है, क्योंकि आपके पास इतनी मटेरियल उपलब्ध हैं। चाहे यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं, आपके पास किताबों की कमी नहीं है। तो अब आपके पास बाधा कुछ नहीं बना हुआ है, आपके पास रास्ते ही हैं। लेकिन समस्या अब ये आती है कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध हैं, किताबें ज़्यादा हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, हम सही कैसे चुनें, ये समस्या हो जाती है। तो आप ये बताइए कि सही चीज़ों को हम कहाँ से लें? यानी कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम सिलेबस पर केंद्रित होकर जो है तैयारी करें। तो कैसे हम सही चीज़ों का चुनाव करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑथेंटिक चीज़ हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? नहीं, ऑथेंटिक ये है कि जैसे हर किसी सब्जेक्ट, कोई मतलब कि बुक की कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है या कोई पब्लिकेशन होता है उसका कुछ सब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है, तो ये थोड़ा ध्यान देने का है कि मतलब हम तो ये कहते हैं कि अगर जैसे पीईटी का एग्ज़ाम है या यूपीएससी का जो छोटे लेवल का एग्ज़ाम, लूसेंट काफ़ी है, उसके लिए लूसेंट काफ़ी है। और उसके लिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग आप वहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ब्रॉड पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ज़्यादातर ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 to 85 क्वेश्चन पुराने ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को आप जितनी बार पढ़ेंगे और आसान क्वेश्चन नहीं गलत होने देना है, तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यानी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे जो है फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत अच्छा एक सवाल और है यहाँ पर पूछना ज़रूरी भी है कि एक समय ऐसा आता है कि हम लोग तैयारी करते करते हार मानना शुरू कर देते हैं, कि लगता है कि अब उम्मीद ख़त्म हो रही है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब लोग हमसे मिलते हैं तो हमारा हाल चाल पूछने के बजाय ये पूछते हैं कि क्या हुआ, नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो उस स्थिति में क्या जवाब देते हैं आप, या फिर जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो प्रेरणा का स्रोत क्या है आपकी तैयारी का? आपका माता पिता, आपके परिवार, या कोई और आपकी महत्वाकांक्षा है जिससे आप जो है तैयारी के लिए मोटिवेट रहते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, मुझे पता है कि मतलब शुरुआत के मैंने 2-3 साल गलतियां मैंने की है। जैसे मुझे थोड़ा गाइडेंस नहीं था कि मुझे क्या समय क्या करना चाहिए था, तो वो मैंने खुद से पाई हैं। तो अब मुझे पता है कि हाँ, मैं अच्छी जगह पे हूँ, एक अच्छा स्टैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसकी उम्मीदें हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होता। और डिमोटिवेट होता हूँ तो दोस्तों के पास या जो मुझे जानते हैं उनके पास फ़ोन करके थोड़ा बात कर लेता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा राहत मिलती है। तो किसी के कुछ कहने से मैं मुझे कोई फैमिली के फ़र्क सपोर्ट नहीं। के बारे में बताइए कि फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है आपके साथ? फैमिली का सपोर्ट, मेरी माता जी हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती हैं। और जो बातें होती हैं मैं उनसे शेयर करता हूँ, और जो बताता हूँ। हमारे बाबा जी हैं, वो भी मतलब कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कर्म करिए, बाकी सब कुछ अच्छा है, आप अपनी साथ ईमानदारी रहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए, यहाँ पर ज़रूरी यही है कि देखिए, मोटिवेशन के स्रोत अलग अलग होते हैं। एक आंतरिक भी होता है, एक बाहरी भी होता है, जो आपके दिल से आती है। यानी कि अगर आप वास्तविक चाहते हैं कि मैं अपने परिवार की सहायता करूँगा, मैं अपने परिवार का सहारा बनूँगा, तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में ही जो है
आपके अंदर वो आग जलती रहेगी कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यही बात आपको जो है अपने मन में बसा के रखना है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये बात जो है आप अपने मन में बैठा कर रखिए। और चलते चलते कुछ हम एक दो बात और पूछ लेते हैं। देखिए कई बात रहता है कि एक हमारा लक्ष्य छोटा होता है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। क्योंकि जो पीईटी था ये हमारा गोल नहीं था, ये एक साधन था एक साध्य तक पहुंचने का, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने का मात्र एक साधन है, क्योंकि इसमें आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आपका इसके बाद का लक्ष्य क्या है? क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, इसके बाद आप किस किस एग्ज़ाम पर फोकस करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा देखिए चूँकि वो लेवल है तो ज़्यादातर मेरा फोकस यूपीपीएससी या एआरओ के लिए कि अगर इसमें मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है, मतलब मेहनत तो है ही बट उतना नहीं, कंपेरिजन में कम ही है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एआरओ के लिए सिलेबस में 60 क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी के आते हैं। यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे स्कोर कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद 140 जीएस आते हैं। जीएस में अब देख रहे हैं करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ गया है, तो आप करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा पढ़िए, जीए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जीके का तो है ही पूरा पोर्शन, तो मुझे लगता है करंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो आप हमारे साथियों को ये बताइए कि एग्ज़ाम में आपके 92.75 जो है मार्क्स आए हैं और 99.99 परसेंटाइल आपने प्राप्त किए हैं, तो इसका श्रेय जो है आप किसे देना चाहेंगे? देखिए पहला श्रेय तो फैमिली का ही रहता है, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है फैमिली को ही जाएगा। और दूसरा मैं श्रेय जो मतलब ऑनलाइन कोचिंग है उत्कर्ष टीम, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी से मैंने इस पीईटी के लिए तो मेन इसी से मैंने सब कुछ सीखा और इसी से मैंने पाया। और ख़ासकर कुमार गौरव सर का, जिनकी वजह से मेरा करंट और स्टैटिक जीके यानी कि आपने इतना अच्छा हुआ। फ्री वीडियो देखा फिर भी आपको फ़ायदा हुआ? फ्री वीडियो देखा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ्री वीडियो जो करंट का चलता है इनका हाँ, उतना सुबह काफ़ी है। मॉर्निंग में, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिला है। जी बिल्कुल। देखिए जहाँ से आपको लाभ मिलता है आपको उसका नाम लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने उत्कर्ष जो क्लासेस है वहाँ से इन्होंने वीडियो देखा, उससे फ़ायदा हुआ, तो निश्चित तौर पर जो है हमें उन्हें श्रेय देना चाहिए। अब देखिए अब हमने लगता है इस वीडियो में लगभग काफ़ी बातें जो है डिस्कस कर ली हैं, लगभग जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप जो भी छात्र हैं या फिर जो हम लोग के साथी हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी छात्र ही हैं, बाकी देखने वाले भी छात्र हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में, या फिर आप कह लीजिए कि लेखपाल का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, या फिर जो भी यूपी के अन्य एग्ज़ाम हैं, कैसे तैयारी करें? क्या संदेश आपका रहेगा? जो भी आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और कोई वो नहीं है। बस सिलेबस देखिए कि कहाँ से आप स्कोर ज़्यादा कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। तो देखिए आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे साथियों को अपने अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक तरीके से आपको हम फिर से शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए कि आप अपने जीवन में जो है जो भी आप चाहते हैं वो जो है आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।